नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसात के दिन सुंदर और खुशी देने वाले होते हैं। प्रकृति में बारिश सुंदरता जोड़ती है। नए पत्तियों वाले पौधे चमकदार हरियाली जोड़ते हैं। हवा ठंडी और हवादार होती है। धाराएं बहती हैं और झीलों और नदियों को भर देती है। किसान उत्साहित है और खेती शुरू कर रहे हैं। बारिश सबके लिए भोजन का आनंद लेकर आती है। बारिश के बारे में सुनना बहुत सुखद होता है। यह एक अच्छी कविता थी। क्या आपको बारिश के बारे में कविता पसंद आई? ठीक है बच्चों, अब आज के हमारे विषय पर चर्चा करते हैं जो बारिश और नदियाँ है। इस वीडियो को देखें। आप क्या देखते हैं? हाँ, यह बहते पानी की एक धारा है। पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग जल है, लेकिन यह समान रूप से वितरित नहीं है और पूरे वर्ष में स्थिर नहीं रहता है। हमें फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता विभिन्न स्थानों में भिन्न होती है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। आज के पाठ में आइए बात करते हैं कि जब हमें वर्षा मिलती है तो कौन से क्षेत्रों में अधिक या कम पानी है, कहाँ हमें पीने का साफ पानी मिल सकता है और कहाँ नमकीन या खारा पानी मिलता है। आइए सत्र शुरू करें। इस पाठ में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, बादल और बारिश। दूसरा, जल चक्र। तीसरा, हवाएं और बादल। चौथा, तेलंगाना में वर्षा। पांचवा, वर्षा मापी यानी वर्षा नापने का यंत्र। मुख्य शब्द। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तरल गैस में बदल जाता है। संघनन। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प तरल में बदल जाता है। वर्षा। वर्षा वायुमंडल में बनने वाला कोई भी तरल या जमा हुआ पानी है जो वापस पृथ्वी पर गिरता है। आर्द्रता। आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा है। उमस भरा। अत्यधिक गर्म और नम या तपता हुआ। संकल्पना मानचित्र। अप्रैल, मई और जून के गर्म महीनों के बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है जो कई महीनों तक चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षा क्यों होती है और वर्षा वाले बादल कहाँ से आते हैं? जल चक्र का अवलोकन कीजिए ताकि आप इस प्रक्रिया को समझ सकें। बादल और बारिश। वर्षा चक्र जल वाष्प से शुरू होता है। जब पानी वाष्पित होकर गायब हो जाता है तो क्या होता है? जब आप गीले कपड़ों को बाहर लटकाते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। यही प्रक्रिया तब होती है जब आप किसी बर्तन में पानी छोड़ते हैं। यह कुछ समय बाद वाष्पित हो जाते हैं। सूखने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है और यह तब होता है जब पानी जल वाष्प में बदल जाता है और हवा के साथ मिश्रित हो जाता है। पानी को उबाले बिना भी
वाष्पीकरण हो सकता है। पृथ्वी में महासागर, नदियाँ और झीलें हैं। इन पिंडों से पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण वहाँ होता है जहाँ नमी होती है, जिसमें हमारे शरीर, पेड़ पौधे और मिट्टी शामिल हैं। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आइए जल चक्र की जानकारी लें। वाष्पीकरण। जल के वाष्प में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। जिस प्रक्रम में जल वाष्प वापस जल में परिवर्तित होती है, संघनन कहलाते हैं। बादल हवा में लटके पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। समुद्रों से जल या पानी का वाष्पीकरण होकर आकाश में बादलों का बनना, वर्षा के रूप में नीचे आना, भूमि पर ढलाने से नदियों के रूप में बहना और अंततः समुद्र में मिलना, इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। अवशेषण। जल वाष्प के संघनन के विभिन्न रूपों को वर्षण के रूप में जाना जाता है। यह ओस, कोहरा, बारिश, बर्फ या ओले के रूप में हो सकता है। आइए जानें हवा में मौजूद आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता हवा में मौजूद नमी है जिसे हम नहीं देख सकते। जब तापमान और आर्द्रता बढ़ती है तो हम असहज महसूस करते हैं। हमारा पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे हमें चिपचिपा महसूस होता है। इस प्रकार का मौसम उमस भरा मौसम कहा जाता है। अब देखते हैं इनके बीच का रिश्ता। हवाएं और बादल। वर्षा के बादल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं द्वारा लाए जाते हैं। ये पवनें, जिन्हें मानसूनी पवनें या दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहा जाता है, केवल गर्मियों में होती हैं। बादल हमें बारिश प्रदान करने के लिए दूर अंतर्देशीय यात्रा करते हैं। तेलंगाना राज्य में मार्च से जून तक तापमान बढ़ जाता है। जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून जून की शुरुआत में आता है तो वे बादल और बारिश लाते हैं। उत्तर और पूर्व में भारी वर्षा होती है, लेकिन तेलंगाना पठार में कम। पश्चिमी घाट पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनते हैं। मॉनसून और चक्रवात व्यापक वर्षा और फसल क्षति का कारण बन सकते हैं। अक्टूबर के बाद हवाएं बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम बारिश होती है। इसे उत्तर पूर्व मॉनसून या पीछे हटने वाले मॉनसून के रूप में जाना जाता है। अब आइए देखें कि वर्षा कैसे मापा जाता है। एक उपकरण जिसके द्वारा वर्षा को मापा जाता है, उसे वर्षा मापक के रूप में जाना जाता है। एक इकाई क्षेत्र के लिए वर्षा की मात्रा सेंटीमीटर में मापा जाता है। हम वर्षा की मात्रा कैसे मापते हैं? चलो देखते हैं। वर्षा मापने के लिए बोतल को अवरोध मुक्त क्षेत्र में रखें।
एकत्रित पानी या जल को मापने के लिए एक पैमाने का उपयोग करें। एक सप्ताह या महीने के लिए वर्षा का निर्धारण करने के लिए बोतल को कुछ दिनों के लिए बाहर ही छोड़ दें। सेंटीमीटर में वर्षा प्राप्त करने के लिए जल स्तर को एक पैमाने से मापें। हम नदियों की जानकारी करेंगे। धन्यवाद।